ठीक है, आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स से, थोड़ा सा पार्ट 10th का, थोड़ा सा पार्ट 12th का, राइट। देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, इस तरीके से जाना इसको कुछ ऐसा चाहिए था, बट इट हैज़ बेंड होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है, ज़्यादा बेंड होने को भी नहीं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आना, बिल्कुल एकदम बेसिक्स बता रहे हैं। तो ये है लेट अस से मीडियम 1 और ये है लेट अस से मीडियम 2, कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम एयर हो सकता है, एयर वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन ग्लास हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ये वाला जो एंगल बनता है, लेट अस नेम अ फ्यू ऑफ द थिंग्स, ए, ओ और बी, ठीक है, इसको ए प्राइम मान लेते हैं। लाइट अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ए, ओ, ए डैश इस सीधी लाइन, सीधी रेखा में जानी चाहिए थी, ठीक है, बट हो क्या रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा और चाहो तो दिखा सकते हैं, थोड़ा और समझ में आए आपको। अब देखो, अब ठीक से बेंड होते हुए दिख रहा है हमको, तो ये हो रहा है, इसका मतलब लाइट इज बेंडिंग एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस जगह लाइट दोनों इंटरफेस को टच करे। दोनों इंटरफेस मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच की बाउंड्री, ठीक है। ग्लास में पानी भर लिया एक टम्बलर में, जहाँ तक पानी भरा है उसकी बिल्कुल सरफेस को बोलेंगे इंटरफेस, कोई दिक्कत। इस एंगल को नाम दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, और इस एंगल को जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक लॉ है स्नेल्स लॉ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो प्रूविंग में भी आता है, हॉयगन्स प्रिंसिपल में, प्रूविंग में आता है। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इसको तुम एंगल लगाओ या ना लगाओ, इट इज़ द सेम थिंग। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट होता है एक कलर, एक वेवलेंथ के लिए लाइट के, और एक मीडियम के पेयर के लिए। यानी एयर वाटर के लिए रेड कलर ऑफ लाइट अगर हम कह दें तो वो फिक्स होगा, पर वाटर ग्लिसरीन के लिए रेड कलर में ही अलग होगा, और एयर वाटर में जो रेड कलर के लिए वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, ये हो सकता है या होता ही है ब्लू कलर में अलग आती हो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, आई थिंक सही होगा यहाँ तक। और ये जो कांस्टेंट है, इसको नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कुछ बुक्स में n की जगह ये म्यू से दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे n से दिखाओ चाहे म्यू से दिखाओ। ऐसे लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बस याद रखने का तरीका क्या है, n के राइट में जो लिखा होगा उसमें जा रही है वो सेकंड मीडियम है, और n के लेफ्ट में जो लिखा है वो पहला मीडियम है, कोई दिक्कत, एकदम बेसिक्स पे अभी हम कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। हाँ, ये याद रखना कि I और R दोनों 0 डिग्री नहीं होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये फिर डिफाइन नहीं होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ नॉन ज़ीरो वाले एंगल की बात कर रहे हैं। I 0 कब होता है, जब ऐसे गिरती है रे ऑफ लाइट, तब बेंडिंग नहीं होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है पर बेंडिंग नहीं होती है। तो रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उस समय लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। सो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एंड दिस प्रॉपर्टी गिव्स राइज टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर से डेंस, रेयर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंस मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैक्यूम तो एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एनीथिंग है, बट अगर हम बात करें तो वैक्यूम से ज़्यादा तेज़ कहीं लाइट चलती नहीं है, ठीक है, हम नॉर्मल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है इसमें, तो लाइट कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स स्पीड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, जो हम अप्रॉक्सीमेटली
सी से दिखाते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 times 10 raised to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। लाइट की स्पीड इतनी है कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम की स्पेलिंग सही लिखना, अच्छी बात है, स्पेलिंग सही लिखना। तो वैक्यूम में लाइट सबसे तेज़ चलती है और वैक्यूम से ज़्यादा रेयर मीडियम कोई नहीं है। जनरली हम कह देते हैं एयर और वैक्यूम एक ही चीज़ है जनरली, बट वैसे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आता है, ठीक है। एयर वैक्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होती है, तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एयर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक। ये टुवर्ड्स और अवे वाला मैं सीन तुम लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। मान लेते हैं एक मीडियम है R, ठीक है, ये पूरा दिख रहा है, मेरे सबसे कट ना जा रहा, थोड़ा सा कट रहा है, इट्स ओके, नीचे लिख देते हैं। ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ठीक। तो अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। और यही अगर डेंसर से रेयर, यहाँ बना देते हैं, मान लो ये है डेंसर, ये है रेयर, और लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे जानी चाहिए थी, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक, एकदम क्लियर, पक्का। रेयर मीडियम में जो स्पीड होगी वो डेंसर मीडियम से कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे होती है? वैक्यूम में। कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये वाला पार्ट हटा देते हैं। यही जो आपने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, इसका एक और फॉर्मूला है विच इज इक्वल्स टू, अगर n21 दिया हुआ है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट पहला मीडियम मान लें कि इट इज़ वैक्यूम, मान लें कि पहला मीडियम क्या है? वैक्यूम, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V1 अपॉन V2, ठीक, V1 अपॉन V2, बिल्कुल एकदम शुरुआत की बातें हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? 1 से 2 में। सो और फॉर्मूला क्या होता है? V1 अपॉन V2। V1 क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। याद रखेंगे ये पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम। कोई प्रॉब्लम? इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने नाम दिया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अगर मान लो मैं कहता हूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, मान लो, तो कुछ भी नहीं बता रहा हूँ ना किसके रिस्पेक्ट में, और अगर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ तो हम क्या मान लेते हैं? इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक। इसमें V1 की जगह हम C से दिखाते हैं, ये हमारा एक वेरिएबल फिक्स है कि हम इसी से दिखाएंगे। तो अगर सिर्फ लिखा है N2, सिर्फ N2 लिखा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, किसी के रिस्पेक्ट में तो दिया नहीं है, इसका मतलब पहला मीडियम क्या है? वैक्यूम। एकदम क्लियर? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C अपॉन V, जहाँ पे V2 लेंगे, ठीक। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वैक्यूम से मीडियम 2 में। ऐसे ही अगर हम पहले मीडियम की बात करते, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? वैक्यूम से पहले मीडियम में, तो ये N1 हो जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और यहाँ फॉर्मूला बनता C अपॉन V1। तो इस फॉर्मूले की जगह अगर तुम N2 अपॉन N1 निकालो, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या बनेगा? N2 अपॉन N1, C से C कट जाएगा, V1 ऊपर हो जाएगा, V2 नीचे हो जाएगा। तो हम फिर से यही कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 विच इज इक्वल टू N2 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, एंड थोड़ा सा चाइनीज़ बन गया है,
तो ये दोनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है। एकदम एक सिंपल सा क्वेश्चन समझने के लिए। मान लो मैं कहता हूँ कि वाटर या ग्लास की बात कर लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये मैंने कहा है, हमने मेज़र किया, आई डोंट नो हाउ बट आई हैव मेजर्ड इट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5, राइट। और हमसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगी, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमको याद ही होगा 3 × 10⁸, ठीक। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि n = C/v, और v किसका लेंगे, ग्लास का, ठीक। इसको सॉल्व करके देखते हैं, अभी चेक कर लो, बाद में फिर क्वेश्चंस करवा देंगे। तो c की वैल्यू रख देते हैं 3 × 10⁸, डिवाइड कर देंगे 1.5 से, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको इसका इस्तेमाल बीच में करना पड़ेगा। 10th में डायरेक्ट आता है कि ऐसे निकाल के दिखाओ, 12th में क्या आता है कि अब इसको किसी क्वेश्चन के बीच में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। n21 = n2/n1। अब तुम चाहे v वाला याद कर लो चाहे n वाला, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। v1/v2 होता है तो n2/n1 होगा, ठीक। एक बहुत पेट क्वेश्चन है, 10th में भी काफ़ी आता है, कभी कभी 12th में भी आ जाता है कि मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ये गिवन है, ठीक। पेट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। और अगर कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, तो ज़रा एक बार ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व आप करोगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, NGW लिखा है ना, इसका मतलब N(g) डिवाइडेड बाई N(w), ठीक। N(g) है 3/2, N(w) है 4/3, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/8 विच इज़ 1.11 समथिंग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और अगर ये उल्टा पूछ लेते तो 8/9 हो जाता। तो एक रिलेशन मैं चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ कि N21 होता है, ये पूरा आ रहा है इसमें, बस ठीक है, N21 होता है N2/N1, राइट, और N12 हो जाएगा N1/N2। ये समझ में आया, N21 और N12 हमारे पास है, तो फॉर्मूला है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, N21 × N12, ये हो जाएगा N2/N1 × N1/N2, N2 कैंसिल हो जाएगा, N1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो एक रिलेशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि N21 = 1/N12, इसको अपने पास नोट कर लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। N21 = 1/N12। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला, ज़रूरी नहीं हर बार ये पूरी वर्किंग दिखानी, ठीक। इसके बाद आता है एक टॉपिक, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। पॉज कर दो, बाद में लिख लेना इसको। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि अगर लाइट सक्सेसिव रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन कई सारे हो रहे हैं, तो एक लाइट की रे है वो कई बार रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, हमें नहीं पता, हो सकता है रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक। आखिरी में उसका जो पाथ है वो पलट जाए। कैसे, मैं बताता हूँ कि मान लो एक देयर इज़ अ कंटेनर, ठीक, इसमें भरा हुआ है पानी, राइट। यहाँ से लाइट ऐसे आई और कुछ इस तरफ को मुड़ गई। अगर हम किसी तरह इस लाइट को वापस मोड़ दें, आखिरी वाला पाथ किसी तरह से रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो लाइट जो है ये अपना पूरा जिस रास्ते आई उसी रास्ते चली जाएगी, उल्टे पांव लौट जाएगी। तो इफ़ द लास्ट पाथ of light is reversed, then the light,
even though traveling a number of refraction or reflections will retrace its path back. इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बहुत सिंपल सा एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक है मीडियम 1, एक है मीडियम 2, ठीक। मीडियम 1 में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 15 डिग्री। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, ऐसा यहाँ पे ये है 30 डिग्रीज, ये है 15 डिग्रीज। अगर हम मीडियम 2 से 1 और 2, अगर हम 2 से लाइट डालते और उसका एंगल रखते 15 डिग्रीज, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता वो कितना बनता? 30 डिग्री। जस्ट उल्टा, 1 से 2 जाने में आई और आर है, तो 2 से 1 आने में आर और आई हो जाएगा, ठीक। रीट्रेस कर लेगा। रिवर्सिबिलिटी पे बहुत एक आधा नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ज़रा सा एक स्पेशल केस देखते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है। जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है, यानी जिसमें स्पीड कम है उस मीडियम से जिसमें स्पीड ज़्यादा है कंपैरेटिवली, उस मीडियम में जब जाती है रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है। मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और अगर लाइट को हम ऐसे डालें कि लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाऊंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा बढ़ता है, और आपने स्नेल्स लॉ पढ़ रखा है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता है कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इस वैल्यू को हम बढ़ाएं तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब समझना, तुमने थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ शायद थोड़ा सा समझ में आए, ऐसे, तो थोड़ा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, ठीक। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूरा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा हो गया, और तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो हो सकता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़े, हो सकता है क्या, होगा ही होगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जिसको हमने आई के नीचे छोटा सा सी लिख दिया, कुछ बुक्स में सी से ही दिखाते हैं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। हो सकता है कि जो रे ऑफ लाइट है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाए 90 डिग्रीज। ये लेट दैट सिंक इन फर्स्ट, कि किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन सकता है 90 डिग्रीज। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया गया है क्रिटिकल एंगल। लिख देता हूं यहां पे IC जो लिखा हुआ है ये है क्रिटिकल एंगल, ठीक। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर। रेयर टू डेंस जाएगी तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो जब लाइट जाती है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज डिसाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द पेयर ऑफ द मीडिया, जो मीडियम आपने लिया, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग कलर के लिए भी अलग अलग होगा। In this case, the angle of refraction becomes 90 degrees. This angle of incidence is called critical angle. अब सोचो अगर मैं critical angle और बढ़ा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो रे ऑफ लाइट वापस आ जाएगी। कैसे, बना के दिखाता हूँ। ऐसे हमने अब जो एंगल लिया है वो मान लेते हैं आई जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, तो जो आर होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, और 90 से ज़्यादा हुआ तो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी रे ऑफ लाइट। और इस फिनोमिना को नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जो लाइट है
वो दूसरे मीडियम में जा ही नहीं रही है, रैदर वो उसी मीडियम में वापस आ रही है। ठीक है, कंडीशंस दो हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। बहुत कॉमन, बहुत पेट क्वेश्चन है। ठीक है, 12th में तो बहुत आता है, 10th में भी हो सकता है उसमें किसी फॉर्म में आ जाए, बट 10th में बहुत ज़्यादा मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि इस पर क्वेश्चन आएगा। तो लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये है पहली कंडीशन। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कंडीशन फर्स्ट है डेंसर टू रेयरर जाना है। ठीक, बहुत ज़रूरी, ये नहीं होगा तो हो नहीं सकता ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अगर कोई पूछे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, 1 नंबर की डेफिनेशन में लिख के बताओ, तो एज अ क्लास 12th स्टूडेंट मैं लिखूंगा व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, then the light is completely reflected back into the same medium and this phenomena is called क्रिटिकल एंगल। इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं क्रिटिकल एंगल के कि कहाँ ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कि कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो या नेचर में कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला वो कुछ बेसिक आज बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। पहला होता है मिराज फॉर्मेशन। जैसे जब तुम हाईवे पे जाते हो तो बहुत दूर गर्मी के दिनों में देखा होगा पानी पानी सा दिखता है ना, जैसे जैसे वहाँ पहुँचते हो रोड पे दिखता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, होता नहीं है। तो यहाँ पे आप खड़े हुए हो, खुश हो इसलिए हंस रहे हो, शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स हैं, एयर की अलग अलग टेम्परेचर की लेयर है। ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचते जाते हो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऊपर तो ठंडा होता ही जाता है, तो सबसे नीचे ज़मीन बहुत गर्म है, थोड़ा ऊपर गया थोड़ा ठंडा, थोड़ा ऊपर गया और ठंडा। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो लगातार ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है और किसी अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो रही है, किसी एक लेयर पे आके ये ऐसे वापस मुड़ जाएगी। आगे भी हो रहा होगा बट हमने अभी उसको दिखाया नहीं है। हमको ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है तो फील होगा जैसे इमेज यहाँ बन रही है, और यहाँ इमेज कब बनेगी जब क्या पड़ा हो, पानी। तो हमको ऐसा फील होगा कि यहाँ पे क्या है, पानी, ठीक है। गर्मी के दिन में बहुत कॉमन है, आप देख सकते हो हाईवे पे रोड्स पे ऐसा हिलता हुआ सा दिखता है कुछ, जैसे थोड़ा सा पानी है, जैसे जैसे पहुँचते हो गायब हो जाता है। रेगिस्तान में बहुत कॉमन है दिखना। मिराज फॉर्मेशन के अलावा केवल बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी ये पढ़ा नहीं रहा हूँ इसकी कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फ़ोन साइलेंट कर लेना प्लीज़। फाइबर ऑप्टिक केबल में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके ऊपर एक दूसरा मीडियम चढ़ा होता है, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग कोर, बाहर इसके जो चढ़ा होता है इसको कहते हैं क्लैडिंग। इसके ऊपर तुम चाहो तो इंसुलेशन चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। दिस इज अ ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल, इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये भी इस्तेमाल करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। अब देखो क्या है, कुछ चीज़ें हमको पता है, हमने जब बनाया इसको तो हमने बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो है दिस इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा है। तो अब अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को यहाँ पे अंदर ऐसे फेंकूं तो हो सकता है किसी एक एंगल पे ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लिखा हुआ है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो एज इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा है, एज इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, फिर वही एंगल हो सकता है बन रहा हो सकता है ना भी बन रहा हो,
ठीक, हो सकता है कुछ शेप वेप चेंज हो, बट फिलहाल हम लोग सारी यूनिफॉर्म कंडीशन मान के चल रहे हैं, अच्छी कंडीशन। आगे फिर ये ऐसे जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे ही जाएगी एंड सो ऑन। तो आप ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट पे मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आई? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो बहुत इजी वाले यूज़ मैंने बताए हैं। हाँ, एक और यूज़ होता है प्रिज्म में। प्रिज्म में वो प्रिज्म वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से अलग से, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो बहुत सिंपल यूजेस फिनोमेना जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहला है मिराज फॉर्मेशन, दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक, कैसे चलता है? कोर ट्रांसपेरेंट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर की एक जो सराउंडिंग लेयर चढ़ी होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं उससे ज़्यादा होता है। लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब तुम कहोगे सर हो सकता है कि उस एंगल पे ना आए, तो हाँ ठीक है, इट इज ओके, कुछ ना कुछ तो एक दो रेज तो आ ही रही होंगी ना। तो दैट्स हाउ वी कैन ट्रांसमिट द सिग्नल्स यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। वी आर यूजिंग विच फिनोमिना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज डैश टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, तो इट यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टिन्यूस TIR ऑफ लाइट। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, TIR ही इस्तेमाल होता है तुम्हारा रेनबो फॉर्मेशंस में भी, जो 10th में आता है, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल हम लोग को बेसिक्स पे ही ध्यान देना है। ठीक, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? अभी पहले पढ़ा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट किस मीडियम से किस मीडियम जाने पे किस तरफ मुड़ती है, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और हमने रिलेशन पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में एक ही मीडियम का दूसरे के में और दूसरे का उस पहले मीडियम के में। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही होती है, और अगर एक तीसरा मीडियम भी आ सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड और रिफ्रैक्शंस, एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लास्ट वाले पाथ को हम रिफ्लेक्ट बैक करा दें तो पूरा का पूरा पाथ रीट्रेस हो जाता है, और इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और हमने पढ़ा कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाती है तो एक गिवन एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाने पे इट बेंड्स मोर देन 90 डिग्रीज, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। कोई दिक्कत? यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।